नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं दुनिया में कोई मुश्किल ऐसी नहीं है चर्चा से जिसका हल न निकाला जा सके, लेकिन हमारे चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं, चर्चे पर चर्चा है, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं, नतीजा कोई नहीं। हमने सोचा क्यों ना चीजों को कुछ बदला जाए, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहां पैनलिस्ट आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें बात रखने का मौका नहीं दिया, हमें तो बीच में ही काट दिया, अरे आपने तो जो सवाल पूछा है वो तो दूसरे पक्ष के लिए भारी लग रहा है। हमने सोचा पैनलिस्ट को लाएं, एंकर को हटाएं, यानी कि जिसे जो मन बोले, बिना रुके, बिना टोके। इसीलिए हमने तैयार किया है ये चैट रूम। यहां पर जो आप देख रहे हैं, मेहमान हमारे एक एक करके पहुंचेंगे और यहां पर उनकी चर्चा होगी। यहां पर उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। हां, वो सब के सब यहां पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी करेंगे हमारी नजरों से बच नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है, जिसमें हमारे सारे मेहमान होंगे बंद और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए इस छोटे से कमरे में लगाए गए हैं 18 कैमरे, ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधा पहुंचे। एक एक कर हमारे मेहमान इस चैट रूम में पहुंच रहे हैं। चलिए हम भी इस नो एंट्री रूम में एंट्री मारते हैं। आइए मिलते हैं अपने मेहमानों से। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, सेक्रेटरी जमीयत उलेमाए हिंद। अमनप्रीत वाही, मॉडल और टीवी सेलिब्रिटी। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आरपीएन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 20 साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय। संबित पात्रा, 2010 से बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा प्रतिनिधि। विनोद बंसल, प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद। राकेश सिन्हा, संघ विचारक। आप किसी पार्टी से हैं? ये संगठन है जमीयत उलमा हिंद। अच्छा, कहाँ पे है? दिल्ली में? नहीं, वो पूरे देश में है। इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है, दिल्ली में, पुलिस हेडक्वार्टर के पास जो है। अच्छा, क्या नाम है? जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद। अच्छा, हाँ। सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। कैसे नुमानी साहब? आदाब मैम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तशरीफ रख। आदाब। आइए सर, आइए। वेलकम सर। कैसे हैं सिंह साहब? हेलो हेलो। नमस्कार, आइए सर। आइए आइए डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर संबित पात्रा। वी कीप ऑन सीइंग यू। हाय अमन जी। हाय। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं साहब? So they sent me a brief yesterday. I think they mailed it to everyone, right? About the we beef have not ban. got any Not brief. got any brief. I got a brief. What's the brief? Like, आइए They must have आइए। sent that particular thing in Welcome, which you have sir, the welcome. buffalo thing banned, Yeah. the cow thing allowed, Yeah. the cow thing yeah, banned. but import is allowed. With eating is allowed. Slaughter is बैठिए not ना, allowed. It's really confusing. मेरा नाम विनोद बंसल है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता की जिम्मेदारी है। आपको परिचय बहन जी? अमनप्रीत जी। अमनप्रीत वाही। कहाँ 10 रहती हैं? साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, मीडिया पर्सनालिटी, टीवी एंकर। और क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वैसे कि मॉडलिंग के अलावा कुछ? अभी मेरा एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे वो मैंने अभी स्टार्ट किया, 2 years old रेस्टोरेंट। These TVs will show some
catch lines and phrases, I believe, ना कुछ दिखाएंगे शायद। नहीं, आई थिंक हमारा ही दिखाएंगे। शुरू हो गया नहीं होगा अभी? नहीं, अभी तो ये आए नहीं सर। अचानक बाद शुरू नहीं, करें। मेरे ख्याल से बीच में आएंगे, शुरू हो चुका है। Whatever we are talking, I believe is going into the recording. Oh, really? ये आपको बता दूं, जो भी आप इस कमरे में बोलेंगे, हाँ, वो सब रिकॉर्ड होगा। कॉपीराइट। Yes. ये नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं। Yes, yes. So it is started, and whatever we are doing talking right now, in fact, is part of the debate. ये सब डिबेट का हिस्सा सब है। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। हाँ, ये सब हो गया। तो सारा वो एडिट करके कहीं भी हाँ, यूज कर लेंगे वो आज। यही सुंदरता है। सर, थोड़ा पानी भी भिजवा दीजिएगा, अगर बीच में खांसी वासी होगी तो पानी तो होना चाहिए। चुल्लू भर में डूब के मरने के लिए भी तो चाहिए ना पानी, तो चाहिए। किसको मार रहे हैं सर आप? आप इतने शांत हैं, लेकिन बात तो आपने बड़ी गहरी कर दी। आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कम से कम। आपसे अब तक आपने एक शब्द नहीं बोला, और बोला तो ऐसा बम्बार्डिंग कर दिया। डिबेट क्या करेगा इसमें? इससे साथ हम लोग फिल्म वर्ल्ड में चले जाते हैं इस समय। मेरे ख्याल से अब हमें शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज और जैसे कि आज इस चर्चा पर विवाद क्यों? रुकिए सर, लेट अस स्टॉप, लेट देम गिव अस अ क्यू एंड देन वी से। ये हो रहा है, I think. अच्छा, नाउ इट्स काउंट डाउन। चर्चा शुरू की जाए। अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी में जो घटना दादरी में हुई, उसको अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक दलों ने निंदा की होती और सब ने एक स्वर में उस चीज़ की निंदा की होती, तो मैं समझ सकता हूँ इतनी बड़ी घटना नहीं बनती। और राजनीतिकरण उस घटना का किया जा रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। आज पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी भी एक राजनीतिक दल पर उंगली नहीं उठा रहा, तमाम राजनीतिक दलों ने उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। और एक जो कम्युनल फ्रेंजी बढ़ाने की बात पूरे देश में उसके माध्यम से करने की बात की गई है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए। और अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति जी को 10 दिन के बाद उस पर उन्होंने टिप्पणी की, और उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ी, जो मैं समझ सकता हूं। एक राजनीति में राष्ट्रपति बहुत कम बोला करते हैं ऐसे मुद्दे पर, और जो लोग जो देश को लीड करते हैं, उनको अगर इस पे पहले बोल दिया होता। मैं पात्रा जी आपके तरफ अंकित नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम आपके नेता उस स्थान पर पहुंचे, और शांत करने की वजह से जो भड़काऊ भाषण वहाँ आपके नेताओं ने दिए, वो केंद्र के नेता हों, कम मिनिस्टर्स हों, MLAs हों, MPs हों, बाकी जो संगठन वहाँ पहुँचे, जिस तरह का विवाद वहाँ उत्पन्न हुआ, वो बहुत ही शर्मनाक था। एन एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी, दादरी के विषय में आपने कहा RPN जी, देखिए सिंह साहब, दादरी में एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसको हमने कम्युनल एक्ट में बदलने में वक्त नहीं गंवाया, सभी का रोल इसमें रहा है। एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसको हमने भर्त्सना की, उसकी हमने निंदा की, और इसको दो पक्ष में देखना चाहिए। पहले तो ये क्रिमिनल एक्ट हुआ क्यों, और उसके बाद कमेंट्स इत्यादि। पहले कमेंट नहीं आया, पहले एक्ट हुआ, उसके बाद कमेंट्स हुए। एक्ट क्यों हुआ? एक्ट ही नहीं होना चाहिए था, और एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए तो कानून व्यवस्था है। कानून की व्यवस्था वहां की सरकार के पास है, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो स्वाभाविक रूप से फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो संघीय ढांचे के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हुई है। बाद में वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुआ, बाद में वो कहते हैं कि साजिश हुई। अगर साजिश हुई तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? आपने क्यों नहीं उसे रोका? उसके बाद तमाम तरीके के जो हाइपोथेसिस दिए गए कि सब ये एक टिपिकल पार्टी के लोग हैं जो ये करते हैं। अरे आपको पता था तो आपने रोके क्यों नहीं? कोई हम ऐसे राष्ट्र नहीं है जो आज और कल बने हैं, इसकी ऐतिहासिकता हम सब मानते हैं, और हमारी समस्याएं भी कुछ ऐसी हैं जो नई नहीं हैं, पुरानी हैं। जो लोग गाय के ऊपर शोध करते हैं या पढ़ते हैं, वो देखे हैं कि 18वीं शताब्दी में गाय के ऊपर बहुत सी हिंसात्मक घटनाएं घटी। 1927 के बाद से ये घटनाएं बंद हुई हैं, और अचानक एक दादरी में घटना घटती है। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि भारत के सिविल सोसाइटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, मुझे आज तक मिला है, जिसने दादरी की घटना की निंदा नहीं की हो। भारत में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो धारणाओं के आधार पर पूरे देश के विमर्श को मोड़ना चाहते हैं। धारणा पहले बनता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गिव ए डॉग बैड नेम देन हैंग हिम। तो धारणा क्या है कि जब एक स्थानीय घटना घटी
मैं राज्य सरकार से चूक हो सकती थी, घटना का फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचा, लेकिन घटना के बाद राज्य सरकार की तत्परता में चूक हो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि मैं यहाँ तक मानता हूँ कि भारत के अधिकांश मुसलमानों में यह बात गाय की का संरक्षण होना चाहिए, अधिकांश मुसलमानों में है, और इसका ऐतिहासिक प्रमाण है कि मुस्लिम राजाओं ने भी, जिसमें औरंगजेब जैसा और अकबर की बात छोड़ दीजिए, बाकी लोग औरंगजेब जैसे कट्टर राजा ने भी भारत में यह सोचा कि यदि गाय पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो भारत में किसी भी शासन को लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जो साजिश थी वो उन राजाओं, उन राजनीतिज्ञों और उन बुद्धिजीवियों की रही है जो इस डिवीजन से परंपरागत ढंग से लाभ उठाते रहे। मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, फिर ये भंग कौन कर रहा है? जरा जरा सी चीज को लेकर के तमाम धर्मों पर हमला हो जाना कि साहब ये मुसलमान ने किया, ये हिंदू ने किया, ये इसने किया, ये उसने किया। आखिर ये बातें क्यों सामने आती हैं? उसकी वजह यह है कि जब इस बीच में राजनीति आना शुरू हो जाती है। एक चीज मैं आपको बस, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक चीज है ये भी प्रूव नहीं हुआ है किस तरह का, आज अगर आप अखबार पढ़ें तो वहां बीफ नहीं था ना, वो तो रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, तो आप समझ सकते हैं। आरपीएन जी, इस पे मेरा कहना है कि अगर बीफ भी होता तो जस्टिफाई नहीं होता किसी को मार देना। और इस पे भर्त्सना करने पर लोगों ने क्यों नहीं भर्त्सना की तत्काल? ये होना चाहिए। इसमें बीफ भी होता तो भी किसी को मारना जस्टिफाई तो संभव ही नहीं होता नहीं था, और तब उसकी मौत हो जाती है और तब लोग कहते हैं कि एक र्यूमर से हो गई। अगर सारे नेता, सॉरी आप बोल रहे थे, मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी बात कही कि रिपोर्ट आ गई, और हमारे यहाँ हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अपने कौम को संदेश देते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो 50-50 1-1 लाख का मजमा हमारे सामने होता है, हम लोग 2-2 घंटे स्पीच करते हैं बगैर ब्रेक के अपनी कौम को, और पूरी रात कौम हमारी सुनने को इंतजार में रहती है कि साहब फला साहब आएंगे, वो हमें कुछ सुनाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिनका नाम तारीख में आज भी मौजूद है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेज़ भगाओ फतवा जारी किया था, अल्लामा फजल हक खैराबादी। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं। उन्होंने एक बात लिखी है कि जो आदमी गाय को ज़िबा कर रहा है उसको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दो। ये हमारे यहाँ एक बात। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि गाय के दूध में अमृत है और गाय के गोश्त में बीमारी है। जब हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम कोई भी ऐसा काम, हमने कल भी एक डिबेट में कहा कि जम्मू कश्मीर जो हालात पैदा हुए, हमने मुसलमान भाइयों से अपील की कि कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो। लेकिन ये मैसेज जब हम दे रहे हैं, जब यही मैसेज अगर राकेश सिन्हा साहब की तरफ से जाएगा, बंसल साहब की तरफ से जाएगा, डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरफ से जाएगा, तो उसका एक अलग असर होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आपने कहा, वास्तव में जो मुस्लिम धर्मग्रंथों के हिसाब से या धर्मगुरुओं के हिसाब से आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है। और यही बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी, आज देश की माताएं अपने सर्वप्रिय बच्चे को तब तक, चाहे वो भूख से बिलख रहा है, लेकिन फिर भी जब रोटी बनाएगी तो पहली रोटी जो है ना गाय के लिए निकालती है वो, और वो कहती है कि मैं जब तक ये बेटा ये गाय की रोटी है, मैं तुझे तो अभी दूंगी। वो बच्चे को रोकती है, उस गाय को रोटी देती है। मतलब क्या, गाय हमारी माताओं की भी माता है। इस देश की संस्कृति को इस रूप में समझना पड़ेगा। इट इज टोटली इररिलेवेंट कि वेदर लॉ इज देयर और नॉट। हालांकि ठीक है, भारत में अधिकांश स्थानों पर गौ हत्या पर पाबंदी है, लेकिन इसके अलावा इससे बड़ी बात है कि भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता को और उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो यू ऑल आर मच मोर लर्नड देन मी। नहीं भाई, ठीक है। मैं एक लेमैन की तरह यहाँ पे बात करती हूँ, एक लेमैन की तरह जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, एक यूथ को रिप्रेजेंट करूंगी, किसी लीडर को रिप्रेजेंट नहीं करी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करी। सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि दादरी में जो भी हुआ एक्सट्रीमली शेमफुल। एज एन इंडियन मुझे ये पढ़ के बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि ये मेरी कंट्री में हुआ है, ये मेरे देश में हुआ है। रिलीजन की जहाँ तक बात आती है, हिंदू मुस्लिम, मैं सिख हूँ, मैरिड टू अ हिंदू, हमें बचपन से ये हर एक बुक में सिखाया जाता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं विद टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स रिलीजन्स एंड बिलीव्स। तो है इसीलिए तो सारा ये जो उनका कल्चर है, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग है, मैं राइट हूँ। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हार्मिंग योर कल्चर, आपको सबकी तरफ टॉलरेंस दिखाने की जरूरत है। ये जो लोग बीफ मांस का जो है निमंत्रण देते हैं, दावत देते हैं, ये आप समझ सकती हैं, ये पूरी तरह राजनीति है।
ये जो चिढ़ाने वाला जो है अमल है, ये चिढ़ाने वाला है, ये बहुत खतरनाक और जो है लोग कहते हैं कि मैं गाय का गोश्त जो है वो खाता हूँ, खुलेआम कह रहे हैं। और वो आप जो है चाहे वो शोभा डे का नाम लें या काटजू का नाम लें या जो है वो ऋषि कपूर का नाम लें, आप ये क्यों कहते हैं? ये इसका मतलब ये कि क्या आपके कहने से हम जो है खुश हो जाएंगे? आप जो है ये कह रहे हैं, ये असल बुनियादी बात जो है, बुनियादी बात जो कही है वो राकेश जो है वो सिन्हा साहब ने, वो क्या है, ये एक स्थानीय मुद्दा था और वो एक क्रिमिनल जो है वो केस हो सकता था। और हमने 2 बार जो है हमारे आदमी भी गए, हमने जो पूरी जो है वो तहकीक की है, इसका गाय के वो मांस खाने से लेना देना कुछ नहीं था। वहां वो 1.5 साल से जो है एक मामला चल रहा था, वो एक लड़की का मामला है। तो कुछ लड़के जो है वो पहले से उसमें थे, लेकिन घर वाले ने कहा कि तुम बाहर मत निकला करो वरना जो है तुम्हारे पर जो है हमला हो सकता है। लेकिन ये कि कुछ लोगों ने कहा कि तुम इसको, अगर लड़के लड़की का मामला होगा तो वो जो है एक हिंदू मुस्लिम लड़की का मामला होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा रंग दे दिया जाए कि वो जो है व्यक्तिगत मामला नहीं रहे बल्कि पूरे समुदाय का मामला जो हो जाए। वो कौन चुने हुए लोग थे, कौन जाके वहां भड़काऊ भाषण दिया, किसने वहां हल्के बयान दिए, ये मुद्दा सबसे जरूरी है। आज पूरे देश में गौ माता को, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं इसका मतलब नहीं है कि गौ माता को मैं माता नहीं मानता हूं, मैं बीफ नहीं खाता हूं, और तमाम ये भी जैसे मौलाना ने कहा ये भी उसको पवित्र मानते हैं। देखिए, मीडिया को भी अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। जो आज हम कर रहे हैं, वास्तव में यह जो उत्तरदायित्व, यह रचनात्मकता है, यह देश को दिशा देती है, हमको आत्मालोचन करने देती है। और हम अभी बीजेपी संघ कांग्रेस के रूप में नहीं बोल रहे हैं, हम एक भारतीय के नाते बोल रहे हैं। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं कि आउट ऑफ द टर्न स्पीक करने से फटाफट न्यूज बनाने की जो गलतियां होती हैं वो क्या होता है। एक मिसबा कादरी नामक एक हमारी बहन हुई है, मुस्लिम समाज से थी, उन्होंने मुंबई में कहा, एक दिन सुबह सो के उठे, देखे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि मिसबा कादरी एक मुस्लिम महिला है और उनको मुस्लिम होने के कारण मुंबई में घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, कोई रेंट नहीं दे रहा है। इतना जोरदार बहस हो गया सुबह से शाम तक, मोदी जी कब बोलेंगे, क्या हो गया, देखिए हिंदुस्तान फट गया है, एकदम हिंदुस्तान बदल गया। शाम होते होते मालूम पड़ा कि कहानी कुछ और थी और तुरंत ब्रेकिंग न्यूज से वो गायब। दादरी का भी क्रिमिनल एक्ट। आपने महेश शर्मा जी के बारे में मुझसे पूछा, मेरा सर मैं 30 सेकंड और लेके महेश शर्मा, हाँ बता। हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी हादसा हो, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में हादसे हों, कोई भी हादसा हो, उस हादसे की जड़ तक ना पहुंच करके हम हिंदू मुसलमानों पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा हर बात हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। और मैं सोचती हूँ जहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत वेल ट्रैवल्ड हूँ और ट्रैवल करती हूँ, वहां जाके यही सुनती हूँ कि आप अंग्रेजों के जमाने से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है, हिंदू मुस्लिम को हर बात पे लड़ा देते हैं, और हम अंग्रेज चले गए हैं फिर भी आप कोई भी एक छोटा सा बीच में फेंकते हैं और तुम दोनों को लड़वा देते हैं। इट्स सो इजी। वो हम पे हंस रहे हैं। हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या है कि देखिए, हम सबको पता है कि अब जो 1857 की क्रांति थी, यही बीफ के कारण शुरू हुई थी। आज हम वापस उसी स्टेज पे क्यों पहुंचे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एवरीवन नोज कि सेंसिटिव टॉपिक है। इसके पीछे तो जो एंटी सोशल, जो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो बस एक दाना फेंकते हैं और हम उस पर नहीं, देखिए, नहीं बात नहीं, हमारे विवेक के ऊपर है ना। नहीं विवेक नहीं, सुनिए तुम मेरी बात को, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी इस इंसिडेंस के बाद में कल रात को ही यहाँ दिल्ली के अंदर 2 ट्रक पकड़े गए जो गऊ की तस्करी कर रहे थे, और दादरी के पास ही दूसरे दिन, अभी 2 दिन पहले एक और घटना घटी है जहाँ काउ कार केसेस मिले। नहीं, बात कहीं नहीं है, बात वही है। आपने ट्रक वाले को पकड़ा, जहां से लोड हुआ है वहां क्यों नहीं पकड़ा? भाई क्या पकड़ा, वो तो इन्वेस्टिगेशन, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने नहीं पकड़ा ना उसको। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं पकड़ा। बात क्वेश्चन ये है कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज हम ऐसे बुद्धिजीवी, मुझको मैं कहता हूँ बीफ इंटेलेक्चुअल्स। ये बीफ इंटेलेक्चुअल्स कौन है? 2012 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, तब तो कोई दादरी की घटना नहीं घटी थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कहते हैं बीफ फेस्टिवल करेंगे। और आज केरल में कल मंदिर के सामने एक ईश्वरन नाम का कार्यकर्ता केरल गया, उसको घेरा गया और कहा कि तुम बीफ फेस्टिवल का समर्थन करोगे। जब और तब उसको आप फासिस्ट नहीं कहते हैं, तब उसके कंडेम करने के लिए नहीं आते। तो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म जो है, जो मैं करता हूं, ये गलत। चयनित धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का मापदंड जब 2 तरह से लागू होगा, तो एक बात आप ध्यान लीजिए कि इस देश में हिंदुओं की संस्था सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो हिंदुओं से कंसर्न रखती है। एक बड़ा ऐसा समुदाय हिंदुओं का है जो भारतीय जनता पार्टी संघ के बियॉन्ड जाकर सोचती है, जिसकी अपनी संवेदनाएं हैं, जिसकी अपनी प्रतिक्रिया है। तो ऐसी संवेदना और ऐसी प्रतिक्रिया को हम सिविल सोसाइटी में
ऐसा मत कर दें कि उत्तेजित करें। आप हमेशा आरएसएस पर डिबेट ले जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद पर डिबेट ले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी डिबेट ले जाते हैं, लेकिन सिंह जी, हिंदू समाज व्यापक समाज है। आज जिन लोगों ने दादरी में घटना की है उनका शायद किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। होता क्या है कि जब योगी आदित्यनाथ जैसे वहां बंदूकें बांटने की बात करते हैं तो माहौल खराब होता है। ना देखिए, जब डिस्कस हो रहा है तो नहीं, बयानों के बयान पर नहीं बच जाइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ, आप पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। योगी आदित्यनाथ कोई मामूली आदमी नहीं है। एक सवाल मैं बिल्कुल आपने कहा, यही मैं पात्रा जी से कहता हूं। देखिए, आपने बात की कि कानून है, कानून को लागू होना चाहिए। ये कानून 1930 में कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के पहले गांव का क्या महत्व है इस देश में, उस समय ही हमने तय कर दिया था। और 25 प्रांतों में आज भी गौ हत्या। एक चीज है, बीफ जो शब्द है, बीफ जो शब्द है वो अंग्रेजों का शब्द है, और बीफ का मतलब गौ मांस हमेशा नहीं होता है। बीफ का मतलब गौ मांस ही नहीं होता है, उसमें भैंसे के मीट होता है जो लोग खाते हैं, और उसपे किसी का धर्म का कुछ होता नहीं है। तो बीफ का मतलब यही नहीं मतलब होता है कि गौ मांस है। नहीं, हम गौवंश की हत्या की बात करते हैं। हमारा बात है कि बीफ का मतलब अंग्रेजी में जो बीफ की बात होती है, ये किसी भी प्रकार से, ठीक है, ये एक टेक्निकल विषय उन्होंने बताया। टेक्निकल चीज मैंने ये होना बताया, चाहिए। ये टेक्निकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आधे लोगों को ये बात पता नहीं है। में बीफ का मतलब गौ मांस नहीं होता। तो जब बीफ का जिक्र होता है तो जो आम आदमी हिंदी बोलता है उसको लगता है कि गौ माता की बात हो रही है। ये बिल्कुल धारणा गलत है और इसको सुधारने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे बंसल साहब ने कहा कि कानून है, उसको लागू करने की जरूरत है। आपने ओबामा साहब की बात करी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी को हर विषय पे नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब इतनी बड़ी घटना, जहां की जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भाषण उत्तेजना वाली दे रहे हो और पूरे देश में और माहौल, मैं पूरी बात अपनी कह लूं तब, और उत्तेजना की बात कर रहे हो, और जहां के मंत्री, वहां उत्तर प्रदेश के जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उस राजनीतिकरण करने की वजह से उसको और हल्का बताने की बात कर रहे हैं। और आपने ओबामा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ओबामा जी की बात की। अहमद का एक हिस्सा 14 साल के लड़के का घड़ी का सबने पढ़ा था, प्रधान राष्ट्रपति ने तत्काल उस पर एक्शन लिया और उस पर कहीं भी हल्ला नहीं। अगर तत्काल प्रधानमंत्री जी वो नहीं बोलना चाहिए, 12 दिन बाद बोले ना। आप एक मिनट बंद, एक लाख आखिरी चीज में बोल रहा हूं, 12 दिन जब राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अगर इसी चीज को पहले ही कर दिए होते तो वो साधु होता है। जी देखिए, आपने कहा कि अहमद की जो घड़ी की बात थी, तुरंत ओबामा जी ने कहा तो बात जो है निपट गया। मैं इसको आपको नन के रेप के केस से जोड़ा था, तो मैं कहूंगा तुरंत प्रधानमंत्री कैसे बोलते जब तक कि कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि कानून अपना काम भी तो करेगी। कल्प्रिट पकड़ाएगा तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कौन गुनहगार था कौन नहीं था, वो मालूम पड़ा। उससे पहले जिस प्रकार से एजेंडा ड्रिवन तरीके से हमने केंद्र की सरकार को, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बदनाम करने की कोशिश की, उससे हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी खराब हुआ। नंबर 2, जहां तक आपका कहना है कि कुछ केंद्र के मंत्रियों ने, आपने महेश शर्मा जी की तरफ इंगित किया कि महेश शर्मा जी ने कुछ भड़काऊ बयान दिए, ऐसी बात नहीं है। महेश शर्मा, संगीत सोम, योगी आदित्यनाथ, आप इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां ये ग्रूसम क्राइम हुआ, मैं ऐसे क्राइम कहूंगा, मैं कम्युनल एंगल देना नहीं चाहूंगा। महेश शर्मा जी ने आखिर क्या कहा? ये देखिए, तीनों लोग, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे महेश शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ है, ये वहां के राजनीति में, क्योंकि जैसे राकेश जी ने कहा एक लोकल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो स्वाभाविक रूप से लोकल नेता वहां आके पार्टिसिपेट करेंगे। राजनीति का काम होता है, भड़काना काम नहीं होता है, क्या हकीकत है पता लगाना, उसको कंटेन करना काम होता है। महेश शर्मा जी का पहले दिन का बयान था, उन्होंने बाद में रिपीट भी किया कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है, इसको कम्युनल नहीं किया जाए। उसको उन्होंने शायद एक्सीडेंट कह दिया, मगर उसको एक्सीडेंट, देखिए हम सब, मैं बताता हूं, हम सब जब बात करते थे, हम सब जब बात, एक जरूरी सूचना, आज का मुद्दा है बीफ पर विवाद क्यों। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इसी मुद्दे पर कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। हमारे बयान से इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया। कमजोर अकेले मुसलमान को इस तरह मार देना, इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ी नपुंसकता और हो क्या सकती है। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। दादरी की घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और अराजकता जिम्मेदार है। और दादरी के अंदर गौ को मारने वाले
और उसका गौमांस खाने वाले को 45-45 लाख का इनाम दे रही है। ये शर्मनाक घटना। कह रहे हैं कि खाने पीने पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी से पूछ के कुछ नहीं खाया। तो उनकी माँ को काट करके खाया जाए क्या? देश को एक रहना है, एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। देखिए, मैं इसी पे चर्चा कर रहा था, बयानों के ऊपर ही। मैंने महेश शर्मा जी के विषय में कहा, देखिए हम लोग भी अपने साधारण भाषा में जब बोलते हैं तो हादसा ही बोलते हैं। मेरे को याद है कि जब महेश शर्मा जी के बयान पे कि उन्होंने हादसा क्यों कह दिया, तो बाकी लोगों के मुंह से भी हादसा निकल रहा होता था, वो रुक जाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बोलते बोलते लोग। उनका कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना था कि इसको कम्युनल एंगल नहीं दिया जाए, और बार बार उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसको पकड़ो और उसको सजा दिया जाए। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब ने एक हादसा है, हो गया, हम सब ने अफवाहों के कारण हुआ, अफवाहों के कारण हो गया, और ये हादसा है। ये हादसा कुछ नहीं था यार। मैं ये कहना चाहूंगी, चर्चा हम मौलाना साहब चर्चा कर रहे हैं कि गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे लिम्मा है। बिल्कुल, इंसान की मौत हो जाए, नहीं, वो कोई जस्टिफाई नहीं, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये हादसा जो है, आपको पब्लिक मीटिंग में वाकई में जो है वो अंतर होता है। इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है पब्लिक मीटिंग में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। मैं एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मैंने की है कि हम बोल रहे थे कि मीडिया को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, और ये जो लोग इतने बड़े लीडर्स हैं, इतने बड़े एजुकेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, साहब मैं कंप्लीट कर दूं बयान के बारे में, फिर वो उनको भी तो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। कैसे कैसे वो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सब दे आर गेटिंग ये जो नेताओं के वहां आना जाना शुरू हुआ, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। मिश्रा जी गए हैं, रमेश शर्मा जी गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर महेश शर्मा उनका दायित्व बनता था वहां जाना। उनके बाद जो एक बहुत बड़ा, पता नहीं किन लोगों ने उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया हिंदुस्तान का, ओवैसी। अब मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, आपने नाम ले लिया, पता नहीं क्या मामला है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आजकल जिस ओवैसी को हिंदुस्तान की मीडिया घास नहीं डाल रही थी, आज वो घास रहा है तो मीडिया उसकी घासी दिखा रही है। कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो वजह है कि कहीं से उसको इशारा मिल रहा है कि इसकी चीज को कवर करो, वरना ओवैसी याद तीसरी मर्तबा सांसद हुए हैं। इनके बाप के जमाने से आज तक सांसद ये चले आ रहे हैं, किसी ने जाना नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से बाहर निकली कैसे, वजह क्या हो उसकी? देशद्रोही गतिविधियों कोई जानता, सबसे देखिए मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जुमला नहीं है, वो तो उनका इतिहास है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से कभी बाहर नहीं निकली। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत इसलिए हूँ। देखिए ये नफरत जो है ना, उनकी खानदानी सियासत का जो हिस्सा है। एक छोटी सी बात जोड़ दूं, आपको मानना पड़ेगा। मौलाना साहब एक छोटी सी बात जोड़ दूं कि मुझे एक आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मैं स्वयं मीडिया के सामने विमर्श में दो बात उठाई। जो व्यक्ति मीडिया में आकर धर्मनिरपेक्षता की, संविधान की बार बार शपथ ले रहा है, उस व्यक्ति से मैं एक सवाल पूछा कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन को आज भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं स्वीकार कर रहे हैं? वो चुप हो जाता है, वो कहता है स्पूत हैदराबाद, यानी हैदराबाद को जबरदस्ती कब्जा किया गया। 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वो काला दिवस मनाता है। जो व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता पर स्वयं सवाल खड़ा करता हो, वह व्यक्ति पंथ निरपेक्षता के प्रश्न को लेकर दुनिया में जाए और मुसलमानों के हित की बात करे, तो मुझे भी आपकी जो बात है वह बात मेरे भी जहन में है। ऐसा क्या है कि उसका ग्लोरिफिकेशन ओवरनाइट हो रहा है? नहीं होना चाहिए। देखिए, तात्कालिक लाभ हानि किसी को भी हो, लेकिन इस देश को ओवैसी एक दीर्घकालिक क्षति पहुंचाएंगे। उनको स्वयं को भी लाभ नहीं होगा, लेकिन जो बीज बो रहे हैं उस बीज का जो पौधा होगा वो जिन्नावादी पौधा होगा, और हम नहीं चाहते इस देश में जिन्नावादी। ओवैसी जो है ना, ओवैसी या कोई भी हो, वह अपनी तारीख इतिहास से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। ये 1927 में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना हुई थी, और 1935 में जब चुनाव एक्ट बना, उस वक्त इन्होंने राजनीतिक संगठन में इसको बदल दिया, पार्टी में। तो आपको मालूम होगा कि जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अबुल खैर सिद्दीकी साहब थे और लायक अली जी, उन्होंने कहा कि आसफिया झंडा जो हम लाल किले पर लहराएंगे। तो ये लोग, तो आप देखेंगे इतिहास और खानदानी जो है निस्बत जो है वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा जो है जुड़ाव का जो नहीं है। ये नफरत जो है ना, इनकी खानदानी सियासत का जो हिस्सा है। पाकिस्तान चले गए, इनके फाउंडर पाकिस्तान चले गए, जेल में बंद थे, 65 तक जेल में बंद थे, उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। वो कासिम रिजवी जो है, कासिम रिजवी। क्या होता है जब हम लोग कहीं पर बैठे होते हैं और हमारे जो दोस्त या
क्लासमेट वहां नहीं होता है, उसके बारे में चर्चा जरूर होती है। डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, सारे के सारे लेकिन पिल पड़े हैं एक शख्स पर। सबसे स्ट्रांग अभी तक आप लोगों को कौन लग रहा है? किसी और को माइक दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए। कौन सबसे स्ट्रांग लग रहा है? किसकी बातें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल? तो मैम ये जो इनका क्या नाम है मैम, यही अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैम इनकी आवाज अच्छी है तो ये कभी कभी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा तर्क के साथ जो बात बोल रहे हैं वो राकेश सिन्हा जी मैम, राकेश मैम। और वो मौलाना साहब ने जो अभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब के बारे में जो कहा, वो बहुत पॉइंट वाली बात कहा और दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल। सारे नेता जहाँ अलगाववाद हो सकता था, वहाँ वो आपका विधायक अरेस्ट हो गया, मगर वहाँ अजय राय, वहाँ कांग्रेस का विधायक अरेस्ट हो गया। हाँ, तो वो गड़बड़ कर रहा था ना, उसमें कुछ वो था ही नहीं वहां पर। मैं बात कर देता हूँ, यही मैं पात्र जी से कहना चाहता हूँ और सिन्हा जी से कहना चाहता हूँ, बंसल साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जहां साधु पिट गए और उनको इतनी उनके वहां सारे भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में साधुओं के साथ इस तरह बर्ताव हुआ बनारस में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं जाता, कोई साध्वी नहीं जाके बयान देती, कोई भी साधु। मैं आपको अभी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं दादरी में जाकर, जहां हिंदू मुसलमान की बात है, वहां सब नेता पहुंच गए। सिंह साहब, आपको फैक्ट मैं बता रहा हूं, फैक्ट साइड करने की आवश्यकता है। जो लोग दादरी गए थे वो सारे लोग वहां भी गए थे, किसी ने कवर नहीं किया वो अलग बात है, इसको न्यूज नहीं बनाया गया ये अलग बात है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वहां के सांसद, वहां के तमाम लोग मौजूद थे, साधुओं के साथ थे, और अजय राय को गिरफ्तार कोई हमने तो नहीं किया, वहां की लोकल की पुलिस जो कि समाजवादी पार्टी के अंतर्गत है उन्होंने गिरफ्तार किया। तो देखिए, यही होता है सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन, कि आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। और अब मैं इसको एक डिफरेंट एंगल देता हूं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। अब देखिए, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म में आखिर ये क्यों हो रहा है? आपको याद होगा जब मुजफ्फरनगर हुआ था, मुजफ्फरनगर के बाद जब रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे जहां लोग घर से बेघर हो गए थे, उनको रखा गया था, तो सेफई में जाके लोग यहां ठंड से मर रहे थे, 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेप हो रहा था, आपको याद होगा, वहां रेप का भी और बच्चों की मृत्यु हुई थी। वहां सेफई में नृत्य और संगीत चल रहा था। तो इसको मैं कहता हूं सेफई सेक्युलरिज्म। दूसरी बात, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल सोशलिज्म, सेफई सेक्युलरिज्म, सेफई सोशलिज्म, बिल्कुल सोशलिज्म, सही बात, समाजवाद का इसका चेहरा। और दूसरी बात, लगता है कि मुलायम सिंह जो है सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, कॉम्पेंसेशन में देखिए, वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो इतना सांप्रदायिकता को बना के रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। खत्म हो जाएगा, मुलायम सिंह दफन हो जाएंगे। अरे भाई, जब तक आजम सिंह उस सत्ता पर काबिज रहेंगे तब तक कोई नहीं, वो है आदमी है यार, नहीं आदमी नहीं, तभी तो वही खतरा है देश के लिए। आम आदमी जो गांव में रहता है वो मौलाना साहब समझता है कि बीफ का मतलब होता है गांव मांस, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में बैन है, बिहार में बीफ बैन है, परंतु वहां आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गौ माता की। नहीं, इसका मैं बताता हूं, देखिए, नंबर 1 मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, इसका उत्तर तो मैं ही दूंगा ना। सुशील मोदी ने बयान दिया भाई, वहां तो पहले से प्रतिबंधात्मक कानून बनाएंगे। मैं बता रहा हूं। देखिए, जहां तक दादरी का विषय बिहार जाने का है, इसको तो इंपोर्ट करके लालू जी ले गए थे। अब नहीं, कौन ले गया था? लालू जी ही ले गए थे, और लालू जी ने बीफ तो बोला लास्ट में, मगर उन्होंने पर्दा खोल दिया। उन्होंने बोला कि जो बकरा का मीट खाता है तो उसको गाय क्या फर्क है? ये कहा था, तो गाय का शब्द इस्तेमाल कर दिया वहां पे, इसलिए बीफ से बच नहीं सकते हैं, गाय का इस्तेमाल किया। और जहां तक 1955 में जो वहां प्रतिबंध लगा है बिहार में, वो क्या वाकई लागू हो रहा है जमीन पे या नहीं हो रहा है? ये सुल्तानपुर की बात उसी से सुशील मोदी जी 8 साल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब क्यों नहीं उन्होंने काम किया? आज जब इलेक्शन आता है पात्रा जी, 8 साल बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसी ने कहा तब कानून नहीं ला पाए। उसी ने कहा कि सुल्तानपुर के मेले में पहले गाय बिकते थे, कटने जाते थे। जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, सुल्तानपुर के मेले में प्रतिबंध लगाया, एक भी गाय बिहार से नहीं गई। इतना बड़ा नेशनल इशू बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लग गए हैं, बीफ बर्गर्स अवेलेबल हियर। दिल्ली के रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जलाने वाली बात हो गई। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर वही टेक्निकल इशू आ जाता है। टेक्निकल नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई बीफ यू कैन नॉट सर्व काउ मीट इन बर्गर्स यू हैविंग, इज नॉट काउ मीट, यू कैन नॉट, इट इज इलीगल। भाई साहब, वो बीफ शब्द भी यूज पर आप और मैं ये समझ रहे हैं ना, आपने वही कहा ना कि एज अ मासेस क्या समझ रहे हैं आप, उनसे पूछिए। आधे लोगों को ये पता ही नहीं कि बीफ तो बुलेट भी है। अभी जो उत्तर प्रदेश का जो 1955 का जो कानून है जिसके तहत ये सब चल रहा है, उसमें भी शब्द बीफ का इस्तेमाल किया गया है।
दुर्भाग्य उस बीफ का इंटरप्रिटेशन करते समय वो उसने डेफिनेशन में लिखा कि बीफ मींस बफेलो दिस और इट डजंट इंक्लूड द सील दिस कंटेनर द सील कंटेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बात क्या है कि जिन मुद्दों पर हम बहस कर रहे हैं क्या वो मुद्दे नए हैं? संविधान सभा में JH लारी उत्तर प्रदेश से थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, और मोहम्मद सईदुल्ला असम से थे। दोनों ने संविधान सभा में क्या मांग की कि गौ हत्या पर प्रतिबंध को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाना चाहिए। एक महात्मा गांधी ने कहा 1976 में विनोबा भावे तो संघ के नहीं थे। 1979 में अप्रैल 1979 में वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर चले गए जब मोरारजी देसाई को हस्तक्षेप करना पड़ा। जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे, 66 में तो उनका संघ से बहुत संपर्क नहीं हुआ था। 1966 में उन्होंने इंदिरा जी को पत्र लिखकर कहा कि जिस देश में मेजॉरिटी ऑफ पीपल गाय की पूजा करते हो, गाय को सेक्रेड मानते हो, उस पर अखिल भारतीय प्रतिबंध क्यों नहीं? आपका केंद्र में आपी का राज है और तमाम प्रांतों में है। अगर इसी मुद्दों को सेंटिमेंट की बात करते, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान हर वर्ग के लोगों को एक जगह मानने लगते, तो यह चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल शांति बने रहती, क्योंकि ये फर्का है सोच में। इसलिए ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इसलिए लोग इस चीजों को उठा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पिछले 50 सालों में जो लोगों की ने देखा और अभी जगह जगह घट रहा है, उसके कारण आप बड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, छोटा छोटा सबका पूरा मुल्क देखेगा इसको। हम अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचे, और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ आप भी कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसमें कि हिंदुस्तान में खलफिश आए। मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। गुलदस्ता है, पूरी दुनिया में हमारे नाम का रोशन इस वक्त हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने माहौल, अपने मुल्क में अच्छा माहौल रखें। हम एक सेक्युलर कंट्री है, मैं यही बोलना चाहूंगी। ये भी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि काऊ हमारे ना सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट है, एक सेक्रेड एनिमल नहीं है। आई थिंक कल्चरली, एग्रीकल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारा बहुत ही इंटेग्रल एक हिस्सा है हमारी, कल्चरली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, सब तरह से आई एग्री टू दैट। बट ऑल्सो आई एग्री कि किसी को चिढ़ा के खिलाना या उनके सेंटिमेंट्स को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना और अपने उसको पालने की बात करनी चाहिए बजाय उसको करने की। गौ संवर्धन पर लोग बहस करते तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता, इस देश का विकास होता। देखिए सारे रिलीजन्स के टॉलरेंस जो हम शुरू से करते आए हैं वही इंपॉर्टेंट। समाज को, देश को कमजोर करने वाली राजनीति है। तो जहां इसका मतलब है कि हिंदू बहुसंख्यक में तो अपनी पसंद और सोच को हमारे ऊपर जो है वो लादेंगे, ये जो है बिल्कुल जो है वो गलत बात है। आपको पूरे देश के जो है वो संदर्भ में इसके हित को जो है वो देख के जो है बात करनी पड़ेगी। अगर आप जो है अपनी पसंद परंपराओं को लिए आप कल कह देंगे आप चूहा नहीं मार सकते क्योंकि ये गणेश जी की सवारी है, उल्लू नहीं मार सकते ये लक्ष्मी की सवारी है, सांप को नहीं मार सकते क्योंकि ये हमारे देवता हैं, तो ये आप मानिए उसको, लेकिन आप मेरे घर में जब चूहा नजर आएगा, सांप आएगा, तो हम मारेंगे उसको। देखिए वो ये सब बात तो अपने तर्क के ये सब मैं कुछ अपनी पसंद को आप मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? देखिए बात एक है, जबरदस्ती एक बात आप हमें समझाइए कि जो है इसका क्या जो है मौलाना साहब ये समझी हुई बात है। एक ऐतिहासिक समुदाय की ऐतिहासिक परंपराओं को समझने के लिए बहुत शोध करने की जरूरत नहीं है। गाय के महत्व को अभी हमने चर्चा कर दी, महत्व को समझा। उस गाय को चूहे और सांप से तुलना मत कीजिए, चूहे सांप को हम भी मारते हैं। आप गाय पर एक सहमति है, उस सहमति को कानून तो है 25 राज्य में, सिंह जी बता रहे हैं 25 राज्य में कानून है, और हमने 1930 में से ही कानून बनाना शुरू किया। इन्होंने कांग्रेस की बात कही। यह सामाजिक स्तर पर कानून को जब तक पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिलती है, अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने पूर्वज, इन 3 बातों के ऊपर हम विवाद करना कब छोड़ेंगे? मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, फिर आप देखिए, आपने चूहे और सांप वाली बात कही, मैं उसमें से थोड़ा सा फिलोसॉफिकली आंसर दूं। देखिए हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में सभी देवी देवता का कोई ना कोई वाहन रखा गया है। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई फूल लेके, चूहा, बिल्ली, सब इंपॉर्टेंट। पूरी प्रकृति की पूजा करते हैं। पूरी प्रकृति को हम सम्मान दें, सबको हम पूजे, सबको आगे लेके चले। चूहा भी महत्वपूर्ण है, सांप भी महत्वपूर्ण है, मनुष्य भी महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे पे कोई अटैक करेगा तो वो अलग बात है, मगर सबका किस प्रकार से, सबका साथ सबका विकास, वही इसी बात पे सबका साथ सबका विकास हो, इसी के लिए हम चाहते हैं। अगर ये आप करें समझिए, अगर ये आप करने लगे तो ये दादी भाषण तक महदूद भाषण तक सबके ऊपर हो रहा है।
यदि ऐसी रचनात्मक बहस होगी और ये सबका साथ सबका विकास स्वीकार करने को तैयार है, आप सबका करने लगे, सबका साथ सबका विकास करने लगे, जब सिर्फ एक विशेष जाति का धर्म का ना करने लगे, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा होता तो भारत नहीं। तो जिस तरीके से ये बहस यहाँ पर खत्म हुई है, अब एक एक करके चैट रूम से हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ पर एक बात बस अहम रही कि अलग अलग मुद्दों पर बहस हुई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, मतभेद भी हमें नजर आया, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, वो ये कि जब ये सब निकल कर जा रहे हैं तो एक निष्कर्ष, एक नतीजे के साथ जा रहे हैं। कुछ बातों पर सहमति थी, कुछ पर नहीं। कौन सहमत आप में से हुआ, कौन असहमत आप में से रहा, यही खूबसूरती इस कार्यक्रम की। ये जो 16 कैमरों की नजर से ऊपर वाला सब देखता रहा, उसकी देख रेख में जो ये बहस हुई, इस कार्यक्रम में हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।